के अंदर हम सबसे पहले एक आवर्ती फलन की बात करेंगे। आवर्ती फलन किसे कहते हैं, और उसके बाद में हम पीरियोडिक फंक्शन के बाद हम जो टॉपिक है फूरियर सीरीज उसको स्टार्ट करेंगे। सो पीरियोडिक फंक्शन और आवर्ती फलन। एक कोई भी फलन एफ एक्स जो कि एक निश्चित अंतराल बाद अपने सभी मानों को दोहराता है। निश्चित अंतराल बाद सभी मानों को दोहराने का मतलब है जैसे x की जगह x प्लस टी रखने पर भी वो मान एफ एक्स के इक्वल आ जाए, x की जगह x प्लस 2t रखने पर भी अपनी वैल्यू को डिफाइन कर रहा हो या सेम वैल्यू को डिफाइन करता हो, सेम फंक्शन वापस रिपीट हो रहा हो, या x की जगह x प्लस 3t रखने पर। इस प्रकार से अगर कोई भी फलन है वो अपने मान को बार बार दोहराता रहता है एक निश्चित अंतराल के बाद, जैसे कि साइन एक्स है। साइन एक्स 0 से 2 पाई तक तो मान आता है, लेकिन 2 पाई के बाद में फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। 2 पाई के बाद में 4 पाई के बाद में फिर से हमारे पास 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इस तरह से लगातार चलता जाता है। तो अगर कोई भी फलन इस प्रकार से है जिसमें एक निश्चित अंतराल के बाद में अपने मान को दोहराएगा तो उसे हम आवर्ती फलन कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। इस पीरियोडिक फंक्शन के अंदर ये जो t है सबसे छोटा मान, जो कि जिस पर कि हमारे पास फलन अपने मान को दोहरा रहा है या जिसके बाद के सभी मानों के लिए फलन अपने मान को दोहराता है, उसे आवर्तनांक कहते हैं। आवर्तनांक एक वह संख्या, सबसे छोटी संख्या जिस पर हमारे पास कोई भी फलन है वो अपने मान को दोहराना शुरू करता है। जैसे 2 पाई है, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लेके चलूंगा तो साइन एक्स में हमें पता है कि एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ 4 पाई प्लस एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ 6 पाई प्लस एक्स की वैल्यू, ये सभी हमारे पास बराबर आएंगी, साइन एक्स के बराबर ही रहेंगी ये सभी की सभी कंडीशंस में। अगर सभी कंडीशंस में साइन एक्स के बराबर रहेंगी तो इन्हें हम क्या कहेंगे, आवर्ती फलन कहेंगे। और इस आवर्ती फलन के लिए आवर्तनांक जो होगा इसको म्यू से भी व्यक्त किया जाता है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, 2 पाई से व्यक्त लिखा जाएगा कि इसका आवर्तनांक 2 पाई है। इसमें अगर कोई भी फलन जो है आवर्ती फलन की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उसको एक स्पेसिफिक सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे, उस सीरीज को हम फूरियर सीरीज कहेंगे। तो सबसे पहले आवर्ती फलन के बारे में लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपने जो स्टडी भी की हुई हैं 12th क्लास में भी, और यहाँ पे भी हमारे पास उनके यूजेस हैं। जिसमें सबसे पहला पार्ट था कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स गिवन है तो हम किस एनी टाइम इसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एफ ऑफ वाई डी वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और एनी टाइम a टू b एफ ऑफ टी डी टी की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी वेरिएबल को कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज कर दें तो उससे फंक्शन के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम रहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी a टू b एफ एक्स डी एक्स अगर गिवन है तो इसकी लिमिट्स को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं हम। b टू a एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है नेगेटिव साइन लगाते हुए। ओनली नेगेटिव साइन का इफेक्ट बढ़ता है अगर हम अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट करते हैं तो। उसके बाद में a टू b एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स के। इफ a इज स्मॉलर देन c इज स्मॉलर देन b, यानी a और b के बिटवीन किसी भी पॉइंट पर हम इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में 0 टू a एफ एक्स डी एक्स गिवन हो तो उसको हम 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास इंटीग्रल है उस पार्ट को 0 टू a अगर दिया हो तो एफ ऑफ a माइनस एक्स लिखा जा सकता है। फिर हमारे पास था इसमें 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इसके 2 पार्ट्स थे, एक तो 0, एक 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स
इसमें तो कंडीशन थी कि अगर 2a माइनस एक्स पुट करने पर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो हम उसको डायरेक्ट जीरो लिखेंगे, और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स पुट करने पर प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है तो उसको हम 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, यानी इसकी लिमिट को हाफ किया जा सकता है, लिमिट 0 to a बन जाएगा 2a की जगह 2 टाइम्स करते हुए, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी की थी हमने माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, इसमें भी दो पार्ट थे, 0 और एक 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कंडीशन थी हमारे पास, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए, दैट मीन्स एफ जो है वो ऑड फंक्शन हो, यानी x की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ ऑफ एक्स नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है तो उस केस में ऑड फंक्शन कहलाता है, विषम फलन कहलाता है, और विषम फलन के लिए माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स का समाकलन हमेशा 0 होता है। लेकिन 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, यानी एफ जो है वो एक इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन का मतलब है कि एक्स की जगह माइनस एक्स चेंज करने पर उसमें फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं बढ़ता, फंक्शन एज इट इज रह जाता है। फॉर एग्जांपल कॉस एक्स है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल आएगा, वो एक इवन फंक्शन है। लेकिन साइन ऑफ माइनस एक्स रखने पर माइनस साइन ऑफ एक्स आता है, इसका मतलब वो एक ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑड फंक्शन के लिए अगर माइनस ए से प्लस ए कॉस एफ एक्स डी एक्स निकालेंगे 0 आएगा, और इवन फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स के। ये हमारे पास बेसिक्स जो फॉर्मूले थे वो आपने 12th क्लास में प्रॉपर्टीज की फॉर्म में किए हुए हैं। उसके बाद में हमारे पास कुछ और इंटीग्रल्स हैं जिनको हमें याद रखना है, जो अभी हमारे पास इस चैप्टर में भी यूज होंगे, और विद दैट हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है इसमें इंटीग्रेशन का डायरेक्ट यूज किया जाएगा। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कि कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। हमें पता है कि कॉस जो होता है वो 2 पाई पर एक आवर्ती फलन है। 2 पाई पर आवर्ती फलन का मतलब है कि 2 पाई प्लस थीटा करने पर वो कॉस थीटा के ही इक्वल आता है, कोई चेंज नहीं होता। अभी मैं आवर्ती फलन को परिभाषित कर चुका हूं और 2 पाई इसका आवर्तनांक होगा। अगर अंतराल जो है, जो ये लिमिट है, उसमें 2 पाई का अंतर आता है और कॉस एन एक्स डी एक्स बन रहा हो तो उसका जो मान आएगा वो हमेशा 0 आएगा। हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 लिखेंगे। दूसरा पार्ट, अगर c से c प्लस 2 पाई के अंदर साइन एन एक्स डी एक्स आएगा तो इसकी भी वैल्यू 0 लिखेंगे, क्योंकि साइन एक्स का भी जो आवर्तनांक होता है वो 2 पाई होता है, और अंतराल अगर 2 पाई का अंतर आ रहा है अंतराल में, अब 2 पाई के अंतर का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस पाई से प्लस पाई आ जाए, 2 पाई का अंतर आ गया दोनों में। अगर हमारे पास 0 से 2 पाई आ जाए, पाई से 3 पाई आ जाए, 2 पाई का डिफरेंस होना चाहिए दोनों लिमिट्स में। अगर 2 पाई का डिफरेंस है दोनों लिमिट्स में और कोस एन एक्स आ जाता है या साइन एन एक्स, एन एक्स का मतलब एन कोई भी नंबर है हमारे पास, वो एक नेचुरल नंबर को डिफाइन करेगा। वो साइन एक्स भी हो सकता है, साइन 2x भी हो सकता है, साइन 4x भी हो सकता है, साइन 6x भी हो सकता है, साइन 5x भी आ सकता है। तो कोई भी नंबर आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 लिखनी है हमें। उसके बाद में c से c प्लस 2 पाई साइन एम एक्स और साइन एन एक्स के लिए जो समाकलन होगा वो 0 यदि m और n बराबर नहीं है, और पाई यदि m और n बराबर है। ये जो है साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स सॉल्व कर सकते हैं हम, हमें इंटीग्रेशन पता है। इसमें साइन सी प्लस इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा के और फिर इसको cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होल अपॉन 2 लिखते हुए और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज़ करने हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि हम सॉल्व कर पाएँ, और अगर सॉल्व करने बैठेंगे मिस्टेक भी हो सकती है। डायरेक्ट याद होंगे तो डायरेक्ट इनका रिजल्ट का यूज़ किया जा सकता है। इंटरवल में 2 पाई का डिफरेंस होना चाहिए और साइन एम एक्स और साइन एन एक्स का मल्टीप्लाई डी एक्स आ रहा है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये 0 होगा यदि एम और एन इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है। जैसे साइन एक्स एंड साइन 2x आ जाए, साइन 3x साइन 5x आ जाए, दोनों बराबर नहीं है, 0 आएगा। लेकिन अगर m और n इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में इसका रिजल्ट जो होगा वो पाई आएगा, डायरेक्ट हम पाई लिखेंगे उस केस में।
उसके बाद में सिमिलर केस हमारे पास इसमें बनेगा सी से सी प्लस 2 पाई cos mx cos nx dx। इसके लिए भी 0 अगर m इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू n, पाई अगर m और n इक्वल हैं बट 0 के इक्वल नहीं है तो पाई होगा। इसमें तीसरी कंडीशन एक और आ जाएगी, m और n इक्वल हैं लेकिन 0 के इक्वल नहीं है तो पाई आएगा, और अगर m और n इक्वल हैं और 0 के इक्वल आ जाए तो उस केस में 2 पाई आएगा, क्योंकि m और n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 बन जाएगा हमारे पास। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा, x के लिए c प्लस 2 पाई और c पुट करेंगे तो 2 पाई रिजल्ट आ जाएगा, वो 2 पाई को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ एक इंटीग्रेशंस एक बार लिख लीजिए, उसके बाद में मैं फर्दर करवा देता हूँ। जैसे c से c प्लस 2 पाई यानी 2 पाई का अंतर हो लिमिट्स के अंदर, cos mx इंटू साइन एन एक्स डी एक्स आ जाए तो इसका समाकलन डायरेक्ट 0 होगा। ये हमारे पास जो पार्ट था c से c प्लस 2 पाई, इसमें हमने वैसे कर लिया है, अगर m और n इक्वल आ जाएं तो साइन स्क्वायर एम एक्स बनता है, और साइन स्क्वायर एम एक्स होने पर इसकी वैल्यू पाई होती है। और c से c प्लस 2 पाई में कॉस स्क्वायर एम एक्स की वैल्यू वो भी हमारे पास पाई के इक्वल होगी अगर m 0 के इक्वल ना हो तो। एक ये फार्मूला जो आपने किया था e की पावर ax साइन बी एक्स डी एक्स का, इसका आंसर क्या था, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स प्लस c e की पावर ax cos bx dx, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c। कुछ एक बेसिक फार्मूले हैं, इसी में अगर इन जो फार्मूले यहाँ से मैंने स्टार्ट करवाए थे इसमें c की जगह पर माइनस पाई पुट कर दोगे तो ये जो इंटीग्रल्स हैं वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में डिफाइंड हो जाएंगे, जिनका मोस्टली हमें यूज करना है। इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स कह सकते हैं इनको, बिकॉज इनका बार बार हम इस चैप्टर में यूज करते रहेंगे। फॉर्मूले अगर डायरेक्ट याद होंगे तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिए जा सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं हुए तो वही पार्ट है कि हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन कई बार लेंथी हो जाता है, उस लेंथी पार्ट को ही इजी बनाने के लिए हम ये टॉपिक कर रहे थे। मेन जो टॉपिक है हमारे पास फूरियर सीरीज या फूरियर श्रेणी। इस फूरियर सीरीज या फूरियर श्रेणी में हमारे पास यदि किसी फलन f(x) को हम a0, a1 cos x, a2 cos 2x, a3 cos 3x डैश 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 an cos ऑफ nx प्लस, ये लगातार चलता जा रहा है, अनंत तक है ये पद, फिर b1 sin x, b2 sin 2x, b3 sin 3x, और ये भी डैश 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 आगे तक चलता जा रहा है। यानी किसी भी फलन को अगर हम इस सीक्वेंस के रूप में, इस सीरीज के रूप में लिख सकते हो, किसी आवर्ती फलन को स्पेसिफिकली, यहां f(x) जो है वो एक आवर्ती फलन को परिभाषित करेगा, एक आवर्ती को परिभाषित कर रहा है। अगर ये आवर्ती फलन को, किसी भी फलन को हम इस रूप में व्यक्त कर देते हैं तो उसे फूरियर सीरीज कहते हैं। ये जो सीरीज है, ये कन्वर्टेशन जो है, इसे हम फूरियर सीरीज कहते हैं या फूरियर श्रेणी कहते हैं। शॉर्ट रूप में हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, f(x) बराबर a0 प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an cos ऑफ nx प्लस bn साइन ऑफ nx। यानी किसी फलन का इस रूप में विस्तार करना फूरियर सीरीज कहलाता है, फूरियर श्रेणी कहलाता है। यहां जो a0, an और bn है वो हमारे पास फूरियर गुणांक कहलाते हैं, और इन्हीं के मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र हैं या ये पूरा चैप्टर है।
फुरिये गुणांक। इन फुरिये गुणांक या फुरियर कोफिशिएंट्स को कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर हमारा ये टॉपिक है पूरा का पूरा। ये पूरा चैप्टर या पूरी ये जो टॉपिक करने वाले हैं अपने, वो इन 3 पर बेस्ड है कि a0 का मान, an का मान और bn का मान कैसे ज्ञात करें, इनके लिए क्या सूत्र का उपयोग करें जिससे कि a0, an और bn का मान निकाला जा सके। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसमें अगर हमारे पास ये फुरियर सीरीज है fx, a0, a1, an और bn के मान कैसे निकालें, उसके लिए टॉपिक बता रहा हूं। सबसे पहले a0 का मान है, a0 का मान ज्ञात करने के लिए हम दिए गए फलन का अगर -π से +π में समाकलन कर देते हैं, तो -π से +π में समाकलन करने पर यह बन जाएगा -π से +π में a0 का समाकलन। दूसरा पार्ट बनेगा सिग्मा, बाहर n = 1 to ∞ तक, an कांस्टेंट है -π से +π तक, एक तो cos ऑफ nx का समाकलन प्लस bn कांस्टेंट है -π से +π तक, sin nx का समाकलन। अभी अभी हमने किया था कि अगर इन दोनों में अंतराल 2π का हो और cos nx का समाकलन करेंगे वो 0 होता है, sin nx का भी समाकलन 0 होता है। इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। उस स्थिति में जो कंडीशन बचेगी वो a0 -π से +π dx बचेगी। इसको अगर हल करते हैं तो ये बन जाएगा पाई प्लस पाई यानी 2π, अर्थात a0 का मान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बनेगा वो 1/2π -π से +π fx dx। इसका उपयोग करते हुए हम a0 का मान निकालेंगे। कभी भी अगर कोई फलन fx दिया गया होगा तो इसमें -π से +π अगर fx dx दिया होगा तो उसके अनुसार हम समाकलन कर लेंगे। fx 1/x हो, चाहे वो sin x हो, चाहे cos x हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे पास टॉपिक दिया गया हो, उसका समाकलन करते हुए इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। कुछ इसी प्रकार से an का मान निकालने के लिए इस फलन को cos nx से गुणा करते हुए और फिर समाकलन कर देते हैं। दूसरा पार्ट करवा रहा हूं इसी में मैं। an का मान अगर -π से +π तक fx को cos nx से मल्टीप्लाई करते हुए फिर समाकलित करें तो देखो पहला टॉपिक जो बनेगा वो -π से +π तक a0 cos ऑफ nx dx बनेगा, प्लस सिग्मा, एक बार छोड़ देते हैं, हम an का मान निकाल रहे हैं, an का मान निकाल रहे हैं तो -π से +π तक यहाँ पे an cos स्क्वायर nx बन जाएगा और प्लस -π से +π तक bn cos ऑफ nx sin ऑफ nx dx हो जाएगा। इसका भी समाकलन 0 था, इसका भी समाकलन 0 था, cos nx और sin nx का। अगर ये दोनों वैल्यू 0 थी तो हमारे पास सिर्फ इसी का समाकलन बचेगा और इसके समाकलन के लिए an कांस्टेंट है, cos स्क्वायर nx का समाकलन -π से +π यानी 2π का अंतराल हो तो सीधा पाई बताया था। उस केस में ये जो वैल्यू बनेगी वो पाई an के इक्वल आएगी, यानी an को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो -π से +π fx cos ऑफ nx dx। ये हमारे पास an को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा जिससे an कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर दिए गए फलन को sin nx से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो bn को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनेगा। वो bn को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 1/π -π से +π यहाँ पे fx इंटू साइन nx dx के रूप में आएगा। ये 3 मेथड हैं a0, an और bn को कैलकुलेट करने के लिए। इन वैल्यू को कैलकुलेट करके हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो फूरियर सीरीज बन जाएगी जो हमें ज्ञात करनी होगी। एक फलन दिया गया होगा, उस फलन का उपयोग करना है। पहले इन तीनों के मान हम ज्ञात करेंगे।